नमस्कार, खबर 11 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। पीएफआई के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें तो यूपी समेत 8 राज्यों में एटीएस की रेड लगातार जारी है। पीएफआई से जुड़े लीडर और कार्यकर्ताओं पर एक्शन जारी। तो 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हो रही है। यूपी से अभी तक 19 संदिग्ध हिरासत में। तो लखनऊ से 6, गाजियाबाद से 11 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। मेरठ से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ यहां पर की जा रही। तो सहारनपुर में भी पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। तो छापेमारी में अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो पीएफआई से जुड़े लीडर और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार स्टेट पुलिस और एनआईए की तरफ से कार्रवाई जारी। तो 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड जारी है। 19 संदिग्ध यूपी से अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस लगातार इस छापेमारी में जुटी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो 19 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो गाजियाबाद से 6 अलग अलग जगहों से हिरासत में संदिग्ध। तो बता दें एटीएस टीम की बड़े स्तर पर लगातार छापेमारी। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी इसी कार्रवाई से जुड़ी हुई। तो गाजियाबाद में भी एटीएस टीम की बड़ी स्तर पर छापेमारी। पीएफआई से जुड़े होने के संबंध में 11 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। भोजपुर थाना क्षेत्र के कलचीना गांव में एटीएस ने छापा मारा, जहां से ये 11 संदिग्ध हिरासत में। तो एटीएस की अलग अलग टीम लगातार अलग अलग गांव में जाकर दबिश दे रही थी। लोकल पुलिस भी एटीएस टीम के साथ मौजूद रही। तो आईबी की टीम पहुंची मोदीनगर कोतवाली। एटीएस के साथ आईबी की टीम यहां पर पूछताछ में जुटी है। कलचीना गांव के छापेमारी में कई लोगों से पूछताछ और हिरासत में लिए गए 11 लोगों से भी पूछताछ यहां पर जारी है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं लाइव, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। हिमांशु, लगातार पीएफआई के खिलाफ एनआईए और स्टेट पुलिस की छापेमारी जारी है और अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी बड़ी कार्रवाई, 11 संदिग्ध हिरासत में। क्या कुछ इस कार्रवाई को लेकर जानकारी है? क्या कुछ सामने आया पूछताछ में? देखिए, सुबह 3 बजे से ये कार्रवाई लगातार जारी है। जो भोजपुर थाना क्षेत्र के कलचीना गांव है, वहां पर लगातार ये इनपुट एनआईए को मिल रहा था कि यहां पर एटीएस की टीम को बताया गया कि तकरीबन पीएफआई से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो पीएफआई के कांटेक्ट में हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि बीती 22 सितंबर को भी एटीएस यूपी की टीम ने लखनऊ से आकर यहां पर दबिश दी थी और परवेज नाम का जो युवक था, जिसको तलाशने पुलिस यहां पहुंची थी, एटीएस की टीम पहुंची थी, वो वहां से फरार हो गया था। महिलाओं ने उसका विरोध किया था और वो पश्चिमी यूपी का प्रभारी बताया गया था। उसके बाद से लगातार जो एटीएस यूपी की जो निगाहें थी लगातार कलचीना पर बनी हुई थी और आज एक बार फिर ब्लूप्रिंट के साथ एटीएस की टीम उतरी और एटीएस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कलचीना ही गांव के रहने वाले हैं और सभी पीएफआई के एजेंट बताए जा रहे हैं। और यही वजह है जो एटीएस की टीम है वो मोदीनगर थाने पर इस बार आई है, क्योंकि पिछली बार जब कार्रवाई की गई थी ये बताया गया था कि वो जो कार्रवाई जब की गई थी, एटीएस की टीम दबिश देने गई, वो लीक हो गई थी और उस लीक होने की वजह से परवेज को उसका फायदा मिला और परवेज जो पीएफआई है उसका पश्चिमी यूपी का प्रभारी है, वो भागने में कामयाब हो गया था। इसी वजह से इस बार जो एटीएस की टीम है मोदीनगर थाने पर सभी को लेकर आई है। और मैं आपको बता दूं, जो सामने का रूम आप देख रहे हैं ये एसएचओ का रूम है, प्रभारी का रूम है और इसी रूम के अंदर जो टीम है एटीएस की वो पूछताछ कर रही है। आईबी की टीम भी अंदर मौजूद है। आईबी की टीम यहां पर आई है, वो पूछताछ में जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है मैक्सिमम इनपुट यहां से निकाला जाए, जिस तरह से लगातार ये इनपुट सामने आ रहा था कि पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली थी उसको लेकर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एनआईए ने ये इनपुट दिया था और खुलासा होने के बाद लगातार पीएफआई रडार पर था। तमाम एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये कहा गया कि ये देखा जाए कि पीएफआई किस तरह से काम कर रही है। और लगातार संदिग्ध गतिविधियां जो पीएफआई की सामने आई कार्रवाई के बाद, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी और पीएफआई से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब पर बारीकी से नजर जो लोकल एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, वो बनाए हुए थे। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बाहर की भी, जहां पर कलचीना गांव के जो लोग हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों को उठाया गया है कोई किसी का रिलेटिव है। तो यहाँ के लोगों का भी यही कहना है, अगर पीएफआई से लोग जुड़े हुए हैं और संदिग्ध गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अगर कोई बेकसूर है, बेगुनाह है, तो उसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। ये मौलाना यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपके गांव से कितने लोगों को उठाया गया है? तो एक छोटा भाई है बस, जिनको लिया हुआ है हिरासत में। हाँ। क्या नाम है उनका? बदरुद्दीन। क्या वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं? नहीं,
तो घर से उठाया। गलत है। कितने और लोग हैं जो गांव से उठाए गए? मुझे तो अपने भाई की पता है। सही है, वो शरीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से आपकी बातचीत हुई, कुछ बताया पुलिस ने आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। ये देखिए किस तरह से जो लोग हैं हालांकि हिचकिचा रहे हैं बात करने पर, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं इनके छोटे भाई हैं जिनको उठाया गया है। और भी तमाम जो लोग हैं जो कलछीना गांव के हैं वो थाने के बाहर हैं, थाने के अंदर आने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि अंदर पूछताछ की जा रही है और पुलिस भी अंदर आने पर साफ तौर पर मना कर रही है। आईबी की टीम अंदर मौजूद है, एटीएस की टीम अंदर मौजूद है। एनआईए ने जो लीड दी थी उसी लीड पर ये कार्रवाई की गई है और 11 लोग फिलहाल कलछीना गांव के जो एटीएस की हिरासत में है उनसे पूछताछ कर रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ इनपुट यहां से निकल कर आता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि काफी संदिग्ध चीजें इनसे बरामद हुई हैं। अगर ऐसी बरामदगी वाकई होती है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। हालांकि जो मेन टारगेट था वो परवेज था जो कि 22 सितंबर से लगातार फरार चल रहा है, जिसको लेकर पहली बार जब पूरे यूपी के अंदर रेड की गई थी एटीएस द्वारा तब परवेज को टारगेट मानकर कलछीना में रेड की गई थी, लेकिन कुछ महिलाएं एटीएस टीम के सामने आ गई थी और उसके बाद हाथापाई भी वहां पर हुई और परवेज मौके से भागने में कामयाब रहा। मेन मुख्य जो इसमें एजेंट का काम कर रहा था वो परवेज था और परवेज की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें भी एटीएस की टीम अलग अलग जगहों पर दे रही है। जो मुख्य कार्यालय था परवेज का वो मेरठ से ऑपरेट किया जा रहा था और मेरठ से पूरे पश्चिमी यूपी को परवेज देश संभाल रहा था पीएफआई के लिए। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से भी हम रुक कर लेते, हमारे संवाददाता निखिल चुमा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बिल्कुल निखिल, पीएफआई पर रेड का राउंड 2 लगातार जारी है और अलग अलग जगहों से जो है कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहां से कितने लोग हिरासत में और उनसे पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे? देखिए, लखनऊ में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि जो एटीएस थी उसके टारगेट पर 9 लोग थे, 6 गिरफ्तारियां हो पाई हैं, 3 फरार हो गए हैं और जो 6 लोग हैं वो सभी कोई ना कोई काम करते थे। उसमें एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापक था, एक जो है वो गांव का प्रधान था जो फरार है, इसके साथ ही उसका भाई कारपेंटर का काम करता था। ये सभी 6 लोग जो है एक ही गाँव से जुड़े हुए हैं, एक ही थाना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पुलिस रात में और एटीएस रात में, एसटीएफ और एटीएस रात में 2:30 बजे इनके घर पहुंची है, उसके बाद इन्हें अरेस्ट किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें अमीन जो है वो खुर्रम नगर में कैंटीन चलाता था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। फैजान की गिरफ्तारी हुई है। जो ठेकेदार था वहीद की गिरफ्तारी हुई, जो प्राथमिक विद्यालय में टीचर था। उसके साथ ही हैदर जो पीएचडी कर रहा था उसकी गिरफ्तारी हुई। सलमान फाइबर का काम करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई। रेहान फर्नीचर का काम करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जब हमने इनके परिवार वालों से बात की तो इनके परिवार वालों ने भी ये बात मानी कि पहले सभी लोग पीएफआई के लिए काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इन लोगों ने पीएफआई के लिए काम करना बंद कर दिया है। तो निश्चित तौर पर परिवार वालों को ये जानकारी दी होगी, लेकिन पीएफआई के लिए सक्रिय तरीके से जुड़े रहे होंगे, उसके लिए काम करते रहे होंगे। यही वजह है कि एटीएस ने इनका क्लू जो है वो एसटीएफ को और दिया था और उसके बाद एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर ये अरेस्टिंग की है। चूंकि एनआईए ने पूरे देश भर में जो छापेमारी की थी उससे बहुत सारे लोग हिरासत में लिए गए थे, उनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें और इन गिरफ्तारियों के जरिए, इन हिरासत, इन कार्रवाइयों के जरिए नए नए खुलासे हो रहे हैं। और निखिल, अयोध्या और काशी में भी जो है कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई थी। इसी सवाल के साथ निखिल मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे दें, अयोध्या और काशी में उपद्रव की साजिश रची गई थी। पीएफआई और एसडीपीआई रच रहा था उपद्रव की साजिश। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 2 संगठनों के कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी, पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। तो फतेहुल्लापुर से हिरासत में एक संदिग्ध युवक और संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अब अभिषेक, आपके पास क्या ताजा अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं बता दूं एनआईए और एटीएस दोनों की छापेमारी मेरठ में हुई है। एटीएस ने छापेमारी की है लिसाड़ी गेट में, पीएफआई का एक मेंबर बताया जाता है फहीम नाम का, उसको पकड़ा है। इसी तरीके से एनआईए ने थाना सरूरपुर जो सरदना से लगा हुआ है उसके गांव हर्रा में छापा मारा है, वहां से भी एक शख्स को उठाया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी ना तो एटीएस ने और ना ही एनआईए की टीम ने किसी को ब्यौरा दिया है। इतना जरूर है कि लोकल पुलिस को इन्होंने साथ लिया था, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इनके साथ थी, यानी कि एलआईयू के एक मेंबर इन दोनों टीमों के साथ थी। सुबह ही तड़के एसएसपी मेरठ से संपर्क किया एटीएस और एनआईए ने और टीम प्रोवाइड करने के लिए कहा है।
कितनी संलिप्तता है, क्या क्या इनका रोल है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा है कि इन दोनों से अलग अलग थानों में पूछताछ के बावजूद और कहीं छापे पड़ सकते हैं और कुछ टीमें छापे मार सकती हैं कुछ और इलाके में। तो अभी एनआईए और एटीएस दोनों की छापेमारी मेरठ में हुई है। इनके अधिकारी मेरठ में कहां रुके हुए हैं इसका ब्यौरा तो नहीं दिया, क्योंकि एनआईए और एटीएस बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। लोकल पुलिस को भी सिर्फ ये कहा जाता है अधिकारियों को कि आप बैकअप के लिए और हमारे को रास्ता बताने के लिए पुलिस फोर्स मुहैया करा दीजिए, कहां जाना है कहां नहीं जाना है इसके बारे में ज्यादा डिटेल ना तो लोकल पुलिस अथॉरिटीज को पता होती है किसे गिरफ्तार किया जब तक वो रिपोर्ट थाने में, क्योंकि अगर मेरठ के किसी थाने से एनआईए ने गिरफ्तारी की है और लोकल पुलिस को साथ लिया है, या तो पुलिस उसे लेके जाएगी, एटीएस साथ लेके जाएगी, तो तस्करा डाल के जाएगी थाने में, या फिर गिरफ्तारी वहीं दिखानी है तो वहीं रिपोर्ट दर्ज होगी। जब तक ये रिपोर्ट दर्ज नहीं हो जाएगी तब तक ज्यादा ब्यौरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एटीएस और एनआईए जब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती हैं कुछ भी ब्रीफिंग नहीं करती। बिल्कुल, इस कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध को यहां पर पकड़ा गया है। उस संदिग्ध से क्या कुछ पूछताछ में सामने आया, और अगर आज की कार्रवाई को लेकर बात करें तो किस किस जगह पर मेरठ में ये कार्रवाई देखने को मिली है? हालांकि बहुत ही गोपनीय तरीके से जांच जारी है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, लिसाड़ी गेट के फतेल्लापुर और थाना सरूरपुर जो सरदना से लगता हुआ है उसके गांव हर्रा में ये छापेमारी हुई है। दो अलग अलग छापेमारी हुई है। एटीएस ने शहर में जो थाना लिसाड़ी गेट के उसके फतेल्लापुर से फहीम नाम के युवक को उठाया है, और इसी तरीके से जो एनआईए की टीम बताई जा रही है उसने थाना सरूरपुर के ग्राम हर्रा से एक व्यक्ति को उठाया है। दोनों पर ये जो ग्रामीण बता रहे हैं और जो पुलिस के सोर्स बता रहे हैं, दोनों पीएफआई के मेंबर्स हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी कोई रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं है। अभी ना एनआईए ने ये सुनिश्चित किया है ना एटीएस ने कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। नाम भी कंफर्म नहीं है, जो लोगों से पता करके नाम पता चले हैं, क्योंकि एनआईए और एटीएस की जो भी कार्रवाई होती है बेहद गोपनीय होती है। वो शेयर नहीं करते हैं किसी से कि किस सिलसिले में उठाया। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि पीएफआई के मेंबर्स की पूरे देश में छापेमारी हो रही है, उसमें गिरफ्तारी हो रही है, उसी से रिलेटेड और शिकारों पर लगातार उसके मददगारों पर शिकंजा इस कार्रवाई के जरिए कहीं न कहीं कसने की कोशिश यहां पर हो रही है। पुलिस और एटीएस लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और अलग अलग ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। माशु, एक बार फिर से आपका रुख करना आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान। तो कई लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो एक तरफ लगातार पुलिस और एटीएस कार्रवाई में जुटी हुई है पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर। अब डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस पे हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होगी। हिमांशु, निखिल और अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू। तो नियम विरुद्ध भर्ती पाने वाले कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू। तो आज 100 कर्मचारियों को भेजे जा रहे टर्मिनेशन लेटर। कल 40 कर्मचारियों को भेजा गया था टर्मिनेशन लेटर। 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को फाइल सौंपी गई है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू हो चला है। नियम विरुद्ध भर्ती पाने वाले कर्मियों को अब हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि टीम की तरफ से जो जांच टीम थी उसने अपनी रिपोर्ट रितु खंडूरी को सौंपी थी और अब उस पर अमली जामा पहनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो आज 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजे जा रहे हैं। कल 40 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था। तो 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को जो फाइल है वो सौंपी गई है, जिसमें तमाम ब्यौरा यहां पर जुटाया गया है। तो जिस तरह से गलत तरीके से अनियमितता जो यहां पर पाई गई थी, उसी के अब खिलाफ ये एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन
शुरू है और नियम विरुद्ध भर्ती मामले पर अब कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चली है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सीला का। सुरेंद्र, अब जिस तरह से अनियमितता पाई जा रही थी, जिस तरह से बैकडोर से भर्ती हुई थी, जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब कार्रवाई पर भी अमली जामा। बिल्कुल आशिमा।